हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का संभव बैच में। मैं आपका फैकल्टी जावेद हक। एनसीईआरटी रामशरण शर्मा सर की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेने जा रहे हैं जो मौर्योत्तर काल से संबंधित है। वह काल जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद और गुप्त साम्राज्य के उदय के बीच का होता है, तकरीबन लगभग 500 वर्षों का। ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के लेक्चर्स में कि मौर्य काल पढ़ा था हमने और मौर्य काल का ऐतिहासिक महत्व। उसके बाद हमने सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट, मध्य एशियाई संपर्क व उसके परिणाम, और दक्षिण भारत का इतिहास या सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ हमारा लास्ट लेक्चर था। और आज जो चैप्टर हम रामशरण शर्मा सर की पुरानी एनसीईआरटी का ले रहे हैं वो है मौर्योत्तर काल में शिल्प, व्यापार एवं नगर। तो मुख्यतः ये जो अध्याय है ये शिल्प, व्यापार और नगर या नगरीकरण से संबंधित है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हमें बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि की जरूरत पड़ेगी। तो पीछे के कुछ चीजों को हमें रिकॉल करना होगा जो पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो उससे हमें एक पूरा कनेक्टिविटी मिलेगा, एक संपूर्ण समग्र चर्चा हो पाएगी। तो देखिए, शिल्प, मौर्योत्तर काल में शिल्प, व्यापार और नगर को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले चल रहे हैं, या यूं कह लीजिए कि थोड़ा ज्यादा पहले चल रहे हैं। और हम सीधे चलते हैं 4500 वर्ष पूर्व, जब भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण होता है। तो इस समय पहली पहली बार भारतीय इतिहास में पहली पहली बार का तो विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो यहां पर इसके आसपास तकरीबन 10 से लेकर के 12 नगर, 10 से लेकर के 12 नगरों का अस्तित्व होता है। और उन नगरों का जो नामकरण है वो लोगों ने किया, उन बस्तियों के लोगों ने जहां के टीलों के आसपास लोग रहा करते थे। तो चूंकि बहुत पुराने जमाने की बात है और ये सब नगर थे 4,500-5,000 साल पहले, फिर ये अबैंडेंड, परित्यक्त छोड़ दिए गए। फिर धीरे धीरे प्रकृति ने इसे अपने गोद में ले लिया, ढक दिया, मिट्टी और टीले जंगल से ढक गया। फिर ब्रिटिश काल में उत्खनन, खुदाई की गई, ये हमने पढ़ा हुआ है। और आप जानते हैं कि इन इन ये जो नगर पहले पहल के हमारे नगर, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, आप याद कर पा रहे होंगे, कालीबंगा, पीलीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, सुतकोड़रा, सुतका गेंडोर। बहुत सारे का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, 10 से 12, या आप थोड़ा बढ़ा के 12 से 15 ले सकते हैं। ये नगर हुआ करते थे। ठीक है, तो ये जो नगर उ- उदित हुए और इन नगरों का जो विकास हुआ, ये हमारे भारतीय इतिहास में, ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि ये प्रथम नगरीकरण था। प्रथम नगरीकरण, पहली पहली बार नगरीकरण हुआ था भारतीय इतिहास में। और शहर बने थे, लोग शहरों में रहा करते थे। उन शहरों को बड़े ही सुनियोजित, वेल प्लान्ड तरीके से बनाया और बसाया गया था। दो भागों में, ज्यादातर शहरों को, धौलावीरा वगैरह को छोड़ करके दो भागों में बांटा गया था। दुर्ग टीला और निचला शहर। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी संरचनाएं दुर्ग टीले में अवस्थित थे। निचला शहर आम लोगों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए हुआ करता था। मकान पकी ईंटों से बनाए गए थे।
नालियों को ढक के रखा जाता था और समुन्नत जल निकासी प्रणाली, वेल डेवलप फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, तो उनकी सर्वप्रमुख विशेषता ही माना जाता है। शिल्प और व्यापार में भी वो बड़े उन्नत थे, तरह तरह के शिल्प वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था और व्यापारिक संबंध तो सुदूरवर्ती क्षेत्र से भी था, क्योंकि उस समय क्या जो हमारा प्रथम नगरीकरण था, इसी के समानांतर, इसी के काल में एक और नगरीकरण हमें दिखाई देता है दजला और फरात नदियों के बीच में इराक में, जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो वो उधर का नगरीकरण हो गया, इराक की तरफ का प्रथम नगरीकरण हो गया मेसोपोटामिया की सभ्यता। और भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्रथम नगरीकरण 4500 वर्ष पूर्व होता है, इसे हम नाम दे देते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि ये अधिकांश नगर सरस्वती नदी के आसपास अवस्थित थे और सिंधु घाटी क्षेत्र इसका मध्यवर्ती क्षेत्र था, सेंट्रल जोन हुआ करता था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, जिसे पहले हम अभी तक कह रहे थे कि ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे अब हम कह रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये हमारा प्रथम नगरीकरण था। ठीक है ना? तो इसका विशेष महत्व रहा। प्रथम नगरीकरण के बाद ये सब तो फिर धीरे धीरे ये शहर छूट गए। लोगों ने अलग अलग वजहों से, अलग अलग कारणों से इन नगरों को छोड़ दिया, परित्यक्त कर दिया और फिर ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृतियों की ओर लौट गए। तो ये लोग निकले कहां से? ये लोग निकले ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से, जिसपे हमने पुराने अध्याय में विस्तृत चर्चा की हुई है एनसीईआरटी के अनुसार। तो ये लोग ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों से आते हैं, शहरों का निर्माण होता है, शहर विकसित होते हैं, फिर अलग अलग कारणों से इन नगरों का, इन शहरों का पतन हो जाता है। जैसे मोहनजोदाड़ो को छोड़ा गया इसलिए कि मोहनजोदाड़ो तकरीबन 7 बार बाढ़ की चपेट में आया। और चूंकि मोहनजोदड़ो के उत्खनन से हमें बालू की 7 अलग अलग परतें मिली हैं, तो जिससे हम का मतलब इतिहासकार वो अंदाजा लगाते हैं, वो बताते हैं कि इस शहर में 7 बार बाढ़ आई होगी और 7वीं बार की बाढ़ के बाद मोहनजोदाड़ो के लोग फेड अप हो गए होंगे कि छोड़ो यार, अब इस शहर में रहना संभव नहीं हो पा रहा है, तो चलो वापस लौट चले। ठीक है, तो वो लौट के कहाँ जाएंगे? जहां से आए थे, गांव से आए थे, शहर बनाया, फिर वापस गांव की ओर लौट गए। तो उन्हीं गांवों को हम लोग ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियों की संज्ञा दे देते हैं। उसे कहा जाता है क्योंकि वे गांव के लोग जो थे वो तांबे के औजारों और तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, इसलिए उन गांव के लोगों को ताम्र पाषाणिक देशी ग्रामीण संस्कृतियां या संस्कृतियों के लोग कहा जाता था। तो ये प्रथम नगरीकरण 4500 वर्ष पूर्व होता है और ये इस नगरीकरण का जो पहला पहला हमारा नगरीकरण होता है, इसका पतन हो जाता है। और इसका पतन हमारे से आज से 38 या 3900 साल पहले, हम लोग ईसवी पूर्व नहीं ले रहे हैं, सीधे सीधे एकदम फ्लैट, इतने साल पहले, इतने साल पहले, तो 4500 वर्ष पूर्व से लेकर के 3800, लगभग 3800 वर्ष पूर्व, है ना? ये पतन, पतन का मतलब मर खप नहीं गए लोग। पतन का मतलब होता है सभ्यता की चारित्रिक विशेषताओं का पतन, जैसे नगर नियोजन का पतन, जल निकासी प्रणाली का पतन होता है, लिपि का पतन हो जाएगा, लिखना उखना छोड़ देंगे। जो बाट एवं माप की एकरूपता बना रखी थी, वो बाट एवं माप की एकरूपता समाप्त हो जाएगी और सब कुछ हैपेजर्ड हो जाएगा, सब कुछ छितर बितर होने लगेगा और अंततः फिर वो शहर छोड़ दिए जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से इन शहरों का पतन हो जाता है और फिर प्रकृति इन्हें अपने गोद में ले लेती है, ढक देती है मिट्टी जंगल वंगल से। और फिर ब्रिटिश काल में इनका उत्खनन 1920-21 के आसपास से आगे हमारी तरफ बढ़ते हुए इनका उत्खनन होता है और अब तक 97 से भी ज्यादा स्थलों का, टीलों का
उत्खनन किया जा चुका है, जिसमें से 12 से 15 ऐसा देखने में लगता है कि ये उस जमाने के बड़े-बड़े शहर रहे होंगे। और एक शहर को देखने पर लगता है, क्षेत्रफल देख कर के लगता है कि या उ इतने साल पहले 4500 वर्ष पूर्व यहाँ पर कम से कम 40,000, 50,000 या 80,000 लोग इस नगर में रहते होंगे। तो ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात है ना, कि एक जगह पे 50 या 80,000 लोग रह रहे हों, वो भी नगर में। तो यही अपने आप में बड़ी रुचिकर, बड़ी शानदार बात है। और फिर इसके बाद कोई नगर नजर नहीं आएंगे आपको, नगरों का अभाव नजर आएगा। तो देखिए 3800, लगभग 3800 वर्ष पूर्व से लेकर के 3800 वर्ष पूर्व से लेकर के 2500, 2600 वर्ष पूर्व, हमारे से पूर्व, इस बीच में बड़े-बड़े नगर बड़े-बड़े नगर नजर नहीं आएंगे आपको। और यहां पर आर्य संस्कृति मिलती है हमें, आर्य संस्कृति मिलती है। और इस पे भी हमने पिछले अध्यायों में एनसीईआरटी के आधार पर चर्चा किया हुआ है। तो आर्य संस्कृति, जिसे हम लोग वैदिक कहते हैं, वैदिक, वैदिक संस्कृति। और यही वैदिक संस्कृति के लोग अंततः धीरे धीरे विकसित होते हैं। पहले तो ये पशुचारी होते हैं, यायावर, जानवर पालते थे, घूमते रहते थे, मतलब माइग्रेट करते थे, प्रवास करते थे, पशुओं को चारा खिलाने के लिए घास के नए नए मैदानों की तलाश करते थे। तो ये आर्यजन प्रारंभ में लगभग 3500-3600 साल पहले आर्यजन प्रारंभ में पशुचारी, यायावर होते हैं। फिर आगे जब बढ़ते ये, तो अपने विकास के क्रम में ये लोग गांवों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राम आधारित व्यवस्था का उदय होता है। और फिर इन्हीं में से कुछ ग्राम आगे चल करके व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित होते हैं और फिर नगर बनते हैं। तो कुछ इस तरह का एक सीक्वेंस मिल रहा है हमें कि 3800 वर्ष पूर्व से लेकर के फिर आगे जब हम बढ़ते हैं हमारी तरफ, तो नगरों का अभाव हो जाता है। और फिर 3600, 3700 पूर्व के आसपास, यहां पर हमें 3600, 3500 वर्ष पूर्व के आसपास आर्यजनों के विषय में पता चल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में जिधर प्रथम नगरीकरण का उदय और विकास हुआ था, उन्हीं क्षेत्रों में हमें आर्यजन मिलते हैं। और ये बहुत डिबेटेबल बात है, आपको याद होगा पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये चर्चा किया था कि बहुत डिबेटेबल बात है, अभी तक भी ये मामला पूरी तरह से सेटल नहीं है कि आर्यजन भारत के मूल निवासी थे या ये मध्य एशिया के स्टेपीज घास के मैदानों के मूल निवासी थे और वो वहां से भारत आए थे या भारत से ये बाहर निकले थे। अभी भी इस पे R&D लगातार, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स लगातार चल रहे हैं। तो अभी किसी भी ठोस या पूर्ण रूप से सही निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन लगातार प्रयास जारी है और यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आर्यजन ही क्या वास्तव में हड़प्पाई ही तो नहीं है। और इस बात को लेकर के आनुवंशिकी का भी अध्ययन किया जा रहा है। और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, CCMB हैदराबाद, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड हमारा एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी वैज्ञानिकों के एक दल का गठन किया गया है जो इस बात पर विचार कर रहे हैं और शोध कर रहे हैं कि आर्यजन ही तो वास्तव में हड़प्पाई ही है। ये एक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है, तो हम ये पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे कि आर्यजन तो कभी भारत के बाहर से आए ही नहीं है। लेकिन अभी भी आर्यंस का ये थ्योरी, माइग्रेशन थ्योरी, इज नॉट येट कंप्लीटली सेटल्ड। अभी तक ये पूरी तरह से सेटल्ड नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। मनुष्य जब लग जाता है तो कर ही लेता है और संभव होता है। बिल्कुल हमारे और आपके जैसे संभव होगा कि जब हम लग ही गए हैं तो जी जान लगा करके, मेहनत कर करके संभव कर ही लेंगे आप लोगों का अंतिम रूप से चयन या सिलेक्शन। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी का मतलब ज्यादा मेहनत लगेगी। और 2500 वर्ष पूर्व एक बार फिर से ये जो आता है ना सीक्वेंस की, यहां से जन
कबीला, और फिर यहां से ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था, और फिर यहां पर आते आते 2500 वर्ष पूर्व आते आते नगरीय अर्थव्यवस्था हमें दिखाई देने लगती है, और फिर नए नगर बनते हैं। तो चूंकि यहां पर भी नगरीकरण हुआ है और यहां पर भी नगरीकरण हुआ है, तो ये नगरीकरण हमारा कितने नंबर का हो गया? ये नगरीकरण हमारा हो गया है प्रथम, पहला पहला, ठीक है। और ये नगरीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर से आती है, तो इसे हम दूसरे नंबर पे ही रखेंगे, द्वितीय नगरीकरण। ये हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन है, क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये सेकंड अर्बनाइजेशन है, और ये हमारा फर्स्ट अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। यही खास बात है, ठीक है। अब जब हम इस सेकंड अर्बनाइजेशन से आगे बढ़ते हैं, तो हमें मगध मिलेगा, मगध। और आप याद करिए पुराने लेक्चर्स, अगर आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, जो जरूर ही किया होगा आप लोगों ने, अगर गंभीरता से अध्ययन कर रहे हैं तो रिवाइज ना करने की, दोहराने ना की कोई वजह तो नहीं बनती है। तो यहां पे मगध 16 महाजनपदों का, इसी के पैरेलली 16 महाजनपदों का उदय होता है, 16 महाजनपद। और उन 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियां ही मूल रूप से वो नगर होते हैं। और उन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद होता है मगध का महाजनपद, जो धीरे धीरे करके बहुत तेजी से विकसित होता है, और अपने शक्ति के दम पर और लोहे और कोयले की खदानों से निकले लोहे और कोयले का बेहतरीन उपयोग करते हुए अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण करते हुए, जब सिक्के भी पहली पहली बार चले थे, और वो मगध का राज्य, मगध का जो महाजनपद होता है, एक राज्य में बदलता है फिर, और वो राज्य एक दिन साम्राज्य में बदल जाता है, और वही साम्राज्य कहलाता है मौर्य साम्राज्य। और फिर मौर्य साम्राज्य का पतन होता है, और फिर मौर्य साम्राज्य के पतन और गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद दो साम्राज्यों के बीच का जो वो कालखंड होता है, उसी को हमने कहा है कि ये मौर्योत्तर काल है, जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो हम कोरिलेट कर रहे हैं, अभी फंडामेंटल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, और इसी से हम आगे बढ़ते हुए मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन कर रहे होंगे। तो यहां द्वितीय नगरीकरण होता है, और 16 महाजनपदों का उदय होता है। तो अगर हम ये महाजनपदों वाली बात को एक बार फिर से दोहराएं, इसका रिवीजन करें, तो देखिए सबसे पहले तो आपको जन मिल रहा है, जन यानी कि कबीला, जन अर्थात कबीला। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद में 30 कबीलों का जिक्र आता है, उल्लेख किया गया है, अनु, द्रुह्य, यदु, पुरु, तुर्वस, ऐसे जैसे कबीले के। तो जन से, जन है 35-3600 वर्ष पूर्व, और जन से विकसित होते हुए क्षेत्र, तो कबीला से क्षेत्र यानी कि जनपद। तो यहां पर कबीलाई व्यवस्था है, और कबीलाई व्यवस्था से क्षेत्र की ओर यानी कि जनपद की ओर, और जनपद से होते हुए आप जानते हैं महाजनपद की ओर। और हमें 2500 या 2600 वर्ष पूर्व, कुल 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों के विषय में पता चलता है, और वही राजधानियां ही वास्तव में नगर होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर नगर राजधानी ही हो, लेकिन राजधानी नगर होते हैं, ये तो साफ साफ पता ही चल जाता है। तो ये एक पैटर्न हमें मिल रहा होता है, उस जमाने में ये पैटर्न हमें मिल रहा है। और जब ये 16 महाजनपद होते हैं, तो इन 16 महाजनपदों में याद करिएगा, जैसे काशी, कौशल, अंग,
अवंती, मगध, चंपानगरी, उज्जैनी, मथुरा, तक्षशिला जैसे तमाम नगर विकसित होते हैं। लेकिन एक चीज और होता है कि ये जो ज्यादातर नगर विकसित हुए उनमें से अधिकांश नगर वो गंगा जी के तंत्र में, तो गंगा नदी गंगा रिवर सिस्टम में ये ज्यादातर अधिकांश, तो जो अधिकांश नगर विकसित हुए वो गंगा नदी तंत्र में ही विकसित हुए। अपर गंगा वैली, गंगा यमुना दोआब, मिडिल गंगा वैली एंड लोअर गंगा वैली, ठीक है ना। 16 महाजनपद, तो एक सीक्वेंस हमें ये मिल रहा है। तो ये जो आज से 2500 वर्ष पूर्व वाला भाग है ना, ये कालखंड है हमारे इतिहास का, प्राचीन भारतीय इतिहास का। आप इसे छठी या 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ले सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और इसे आप 16th या 15th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा ऐसे भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है, दोनों तरीके से। ये वाला बहुत आसान होता है, 3500 वर्ष पूर्व से लेकर के 2500 वर्ष पूर्व के बीच में। तो ये द्वितीय नगरीकरण। तो हमने ये देखा कि ये जो 2600/2500 वर्ष पूर्व का ये जो काल है ना, ये बड़ा ही क्रांतिकारी रहा है और ये बड़े बड़े परिवर्तनों का काल रहा, बड़े बड़े परिवर्तनों का समय रहा है। और आप देखिए कि इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए इस समय कि जब इसी समय हुआ द्वितीय नगरीकरण या दूसरा शहरीकरण। छठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास दूसरा शहरीकरण। तो कुछ नगर उत्तर पश्चिमी भाग में बने, कुछ नगर, अधिकांश नगर गंगा जी में, गंगा नदी तंत्र में, और कुछ पूर्वी भारत में। ये क्षेत्र था। तो जैसे उत्तर पश्चिमी भाग में तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला। गंगा नदी तंत्र में काशी, कौशाम्बी, पाटलिपुत्रा, राजगृह, नहीं पाटलिपुत्रा। पूर्वी भारत में चंपानगरी, ठीक है। मध्य प्रदेश की तरफ उज्जैनी, मध्य भारत में आप ले सकते हैं उज्जैनी, ठीक है। तो 3 क्षेत्र मुख्य रूप से थे जहां पर द्वितीय नगरीकरण का उद्भव और विकास हुआ था। प्रथम नगरीकरण जो सिंधु घाटी की सभ्यता, आमतौर पर या हड़प्पा सभ्यता, जिसे अब हम क्या नाम दे रहे हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में संकेंद्रित रहती है। लेकिन जो द्वितीय नगरीकरण है ये उत्तर पश्चिम के अलावा उसके अतिरिक्त मूल रूप से गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम में ही लोकेटेड है, मेनली गंगा रिवर सिस्टम में लोकेटेड है। तो ये भौगोलिक अंतर है कि प्रथम नगरीकरण हमारा उत्तर पश्चिमी भारत की ओर संकेंद्रित, जबकि द्वितीय नगरीकरण गंगा रिवर सिस्टम या गंगा नदी घाटी तंत्र में, ठीक है। इसी समय छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जब मगध का धीरे धीरे करके उत्कर्ष हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण होता है, यानी कि पहली बार धातु के सिक्के चलाए जाते हैं। धातु के सिक्के चलाए जाते हैं ताकि व्यापारिक लेन देन को, आपसी लेन देन को, एक्सचेंज को फैसिलिटेट किया जा सके, आसान बनाया जा सके। और धातु के ये सिक्के अधिकांशतः, आप याद करिएगा, ये अधिकांशतः चांदी के बने हुए थे, जबकि उत्खनन से हमें कुछ सिक्के
तांबे के भी प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों को ढाला नहीं गया है। चांदी और तांबा पिघला करके उन पे ठप्पा ठप्पा चिन्ह उभार करके अर्धचंद्र, सूर्य, वृक्ष, पहाड़ी पे बैठा हुआ मयूर, ऐसे जैसे चिन्ह उभारे गए ठप्पा मार के और फिर उनको आड़े तिरछे काट लिया गया। तो उन्हें इतिहासकारों ने क्या नाम दिया? ऐसे सिक्कों को इतिहासकारों ने बोला ये तो घायल सिक्के हैं, ये तो आहत सिक्के हैं और इन्हें आहत सिक्के पंचिंग की गई है ना, तो पंच मार्क्ड कॉइन्स बोला गया। और प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों से हमें इन पंच मार्क कॉइन्स के नाम भी तो पता चल जाते हैं ना। और क्या नाम मिल रहे हैं? हमें नाम मिल रहे हैं बौद्ध ग्रंथों से, सिक्कों पे नहीं। सिक्कों पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली चिन्ह है। तो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ में ढूंढने पर इन सिक्कों का नाम मिल जाता है। जैसे चांदी के सिक्के को बोलते थे पण या कारशापण, पण या कारशापण, ठीक है। इधर जो चांदी और तांबा मिक्स था, मिला करके कि 75% चांदी और कुछ उसमें अशुद्धि के रूप में तांबा मिला दो तो इसका वैल्यू घट जाएगा, तो वो कहलाता था मशक, जो पण का वैल्यू में आधा होता था। और फिर तांबे वाले जो सिक्के थे वो कांकड़ीय कहलाते थे, वो फुटकर में काम आते होंगे, फुटकर एक्सचेंज में, छोटे छोटे समोसा चाट पकौड़ी खाने में। तो धातु के सिक्के, पण या कारशापण, मशक और कांकड़ीय, तो पहली बार अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण होता है। तो यहां ध्यान देने की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता जो हमारा प्रथम नगरीकरण था, उसमें बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत हाल में मौद्रीकरण नहीं था। ध्यान रखिएगा, मौद्रीकरण नहीं था हड़प्पा सभ्यता में। और लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली पर और पत्थरों के उपयोग पर चलता था। लैपिस लाजुली या फिर टॉर्कॉइज, लाजवर्थ या फिरोजा जैसे पत्थरों का उपयोग सिक्कों के स्थान पर कर लिया जाता था। और इसी समय प्रारंभिक राज्यों और शहरों का उदय, शहरों का तो उदय लिखा ही है, द्वितीय शहरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, प्रारंभिक राज्यों का उदय हुआ जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? महाजनपद कह रहे हैं। और उसी समय लोहे का प्रयोग लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पे मगध के लोग लोहे और कोयले का बड़ा तेजी से इस्तेमाल करते हुए अपनी शक्ति को आगे बढ़ा रहे थे। इसीलिए देखिए, जितना लोहा और कोयला मगध के पास था उतना किसी और महाजनपद के पास नहीं था। इसीलिए आगे के 100 सवा 100 साल में, मगध के आगे के 100 सवा 100 साल में मगध के सामने कोई टिक नहीं पाया, सिवाय अवंती के, जो मध्य भारत में अवस्थित था, क्योंकि अवंती के पास भी लोहा और कोयला था। तो इसीलिए अवंती और मगध की शत्रुता लोहे और कोयले की शक्ति के आधार पर काफी लंबी चली, लगभग 100 साल तक चली। लेकिन अंत में मगध ने अवंती को एलिमिनेट कर ही दिया, हरा ही दिया था फाइनल राउंड में। तो और लोहे का बढ़ता हुआ प्रयोग, इसी समय विचारों की अलग अलग प्रणाली, विविध प्रणाली हमें नजर आती है। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन महावीर स्वामी, चारवाक दर्शन, ठीक है, संजय वेलट्ठीपुत्रा का दर्शन, कई तरीके के दर्शन आएंगे। नए नए प्रश्नों पर, दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया जा रहा था। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा के बीच का संबंध क्या है, इस जीवन को कैसे जिया जाए, ठीक है, कैसे जिया जाए। नए प्रौद्योगिकियों का परिचय, नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रही थी। तो ये 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल द्वितीय नगरीकरण के संदर्भ में, द्वितीय नगरीकरण के संदर्भ में था, बड़ा महत्वपूर्ण था। अर्थव्यवस्था का प्रथम बार मौद्रीकरण हुआ था। तो द्वितीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण था, द्वितीय नगरीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण था, प्रथम नगरीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण नहीं था। यह ध्यान रखिएगा हमेशा। अब देखिए, जो द्वितीय नगरीकरण में नगर नगर बने और उन नगरों का विकास हुआ, तो शहर के जीवन, नगरी जीवन का उद्भव, ठीक है, नगरी जीवन का उद्भव होता है। तो ये शहर किसी खास प्रकार की बस्ती पर आधारित नहीं थे, बल्कि यह राजनीतिक सामाजिक स्थान भी थे, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक केंद्र भी हुआ करते थे। तो जो एक शहर था या एक नगर था, वो स्वयं में एक महाजनपद की राजधानी भी हुआ करता था, और वहां राजा है, तो जाहिर सी बात है वो राजनीति का केंद्र तो होगा ही होगा। शहरी समाज होगा और शहर की अर्थव्यवस्था होगी जो मुख्य रूप से व्यापार और वाणिज्य पर आधारित होती, जिसमें कृषि का योगदान बहुत कम होता है। तो एक नगर न सिर्फ एक नगर होता था, बल्कि राजनीति,
सामाजिक गतिविधियों और आर्थिक गतिविधियों, व्यापारिक लेन देन, सामान बेचना खरीदना, इन सब का केंद्र भी होता था। वहां पे लोग अब सामान बना के ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं। शिल्प है, शिल्पियों शिल्पियों जैसे लोग हैं, तो वो शिल्पी लोग सामान बना रहे हैं। कोई लोहे का सामान बना रहा है, कोई मिट्टी का सामान, कोई लकड़ी का सामान, कोई हाथी दांत पे कारीगरी करके मार्केट में ले जा रहा है। तो अर्थव्यवस्था यहाँ के आगे जटिल हो रही है अब धीरे धीरे, और तमाम नगरों का, बड़ी संख्या में नगरों का उदय होता है। और देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग, नॉर्थ वेस्ट में नगरों का उदय हुआ। जैसे एक रेफरेंस मैंने अभी लिया था थोड़ी देर पहले, तक्षशिला, और या फिर आप दूसरा चरसद्दा को ले सकते हैं। चरसद्दा जो पुष्प कलावती या पेशावर, अभी पाकिस्तान में है फिलहाल, पेशावर के प्राचीन शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, फिर सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, अब आप जानते हैं सिंधु नदी तंत्र का बहाव पश्चिम की ओर है और गंगा नदी तंत्र का बहाव पूर्व की ओर है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दो नदी तंत्र के बीच का क्षेत्र है, आप लोग भूगोल में पढ़ते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे हम सिंधु गंगा विभाजक क्षेत्र कहते हैं। आप इसे भूगोल में स्पेसिफिकली इसको दिल्ली कटक रिज बोलते हैं। दिल्ली कटक रिज एक उभार, जहां से गंगा नदी तंत्र पूरब की ओर और सिंधु नदी तंत्र पश्चिम की ओर चली जाती हैं, तो वो दिल्ली कटक रिज कहलाता है, उभार है। तो सिंधु गंगा, वो जो क्षेत्र है वो सिंधु गंगा विभाजक, एक ऐसा क्षेत्र जो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में पड़ रहा है, विभाजित कर दे रहा है। वहां पर तक्षशिला, ठीक है, चरसद्दा, ये जैसे, और उसके अलावा ऊपरी गंगा घाटी, अपर गंगा घाटी। अपर गंगा घाटी में जैसे कौरवों की राजधानी, कौरव पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर मेरठ में पड़ता है, ठीक है, हस्तिनापुर। प्रयागराज के बगल में जो अब एक नया जिला है वो कौशांबी, ये द्वितीय नगरीकरण में है। फिर मध्य और निचली गंगा घाटी, मध्य और निचली गंगा घाटी जैसे बनारस, श्रावस्ती, श्रावस्ती, बनारस तो समझ में आ रहा है, वाराणसी, काशी वाराणसी, श्रावस्ती, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी, नॉर्थ ईस्टर्न यूपी में पड़ेगा श्रावस्ती, वैशाली बिहार, मुजफ्फरपुर, और राजगीर, राजगृह जिसको राजगीर कहा जाता है, ठीक है। तो मध्य भारत और दक्कन में चेदी, उज्जैनी और अश्मक जैसे नगर, बहुत सारे नगर बने थे उस जमाने में, ठीक है। तो ये द्वितीय नगरीकरण के नगर थे। और हम देखते हैं कि जो बौद्ध पाठ्य पुस्तकें हैं उस जमाने का, बौद्ध साहित्य है, तो बौद्ध साहित्य में हमें शिल्प और तरह तरह के शिल्प कला और शिल्पियों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों से, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभी धम्मा पिटक से जानकारी मिलती है। प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। और आप जानते हैं कि सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, विनय पिटक मठ के नियमों का संकलन, और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन। और सुत्त पिटक को फिर 5 निकाय, 5 भागों में बांटा जाता है उपदेशों के लेंथ के आधार पर। याद हो अगर आपको तो वो 5 बताइएगा मुझे कमेंट में, बिना देखे हुए, कि सुत्त पिटक के 5 कौन कौन से भाग हैं उपदेशों के आधार पर, बुद्धा के उपदेशों के आधार पर अरेंज करते हुए, दिग्घ, मध्यम वगैरह वगैरह। तो 5 बताइएगा, ठीक है। देखता हूं कितना याद है आप लोगों को, देख करके नहीं, गूगल करके नहीं, ठीक है। तो विनय पिटक मठ के नियमों का संकलन, ठीक है। तो ऐसी किताबों से, ऐसे साहित्य से हमें गिल्ड या श्रेणी सीरीज, तो देखिए उस समय ना मौर्य काल में भी और मौर्योत्तर काल जिसकी हम बात कर रहे हैं, मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में गिल्ड हुआ करते थे या श्रेणियां हुआ करती थी। अब गिल्ड या श्रेणियां का मतलब क्या है, देखिए कि एक श्रेणी, जैसे अगर आप दंतकार की एक श्रेणी ले ली, बनारस के, काशी के दंतकारों की एक श्रेणी ले लें, तो दंत मतलब यहां पे हमारा और आपका दंत नहीं, हाथी दांत, हाथी दांत पे कारीगरी करके सजावट का सामान बनाया जाता था। तो अब जो भी शिल्पी, जो भी कारीगर
हाथी दांत पे सजावट का काम करेंगे, वो सब एक जगह पे होंगे और उनका अपना एक ग्रुप होगा, अपना एक समूह होगा। तो दंतकार शिल्पी जो हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेंगे, अपने हितों को संरक्षित करने के लिए अपना एक ग्रुप जब वो बना लेंगे तो उसी को कहा जाएगा श्रेणी। तो श्रेणी प्राचीन भारत के मौर्योत्तर काल में या मौर्योत्तर काल उसके बाद भी श्रेणी क्या है? श्रेणी एक जैसे कारीगरी एक जैसे कारीगरी का कार्य करने वाले, एक जैसे शिल्प का कार्य करने वाले शिल्पियों का समूह। तो अगर दंतकारों का समूह, दंतकारों का गिल्ड है या श्रेणी है तो उसमें सिर्फ दंतकार होंगे। अगर कुंभकार की श्रेणी है तो उसमें सिर्फ कुम्हार, मिट्टी का बर्तन वाले होंगे, बनाने वाले शिल्पी होंगे। ठीक है ना। अगर बढ़ई लोगों की श्रेणी है तो उसमें सिर्फ लकड़ी का काम करने वाले, लकड़ी पर सजावट का काम करने वाले या फर्नीचर बनाने वाले शिल्पी होंगे। तो एक श्रेणी एक समान शिल्प का कार्य करने वाले शिल्पियों का समूह हुआ करता था। ठीक है। तो और इनके लिए बौद्ध साहित्य में अलग अलग शब्द आते हैं इन श्रेणियों के लिए, जैसे पूग, पूग, संभूय, समुत्थान, समव्यवहार, श्रेणी, कई शब्द मिलते हैं। ठीक है ना। और देखिए कि विनय पिटक जो बौद्ध ग्रंथ है, प्रारंभिक और मूलभूत बौद्ध ग्रंथ है जो मठ के नियमों को बताती है। और उसमें बताया जा रहा है कि जो एक शहर है श्रावस्ती, श्रावस्ती में कुछ संघ हैं, कुछ गिल्ड हैं जो भिक्षुओं के लिए भोजन की नियमित आपूर्ति किया करते थे। क्योंकि भिक्षु लोग तो खाना नहीं रखते थे, कुछ बनाते भी नहीं थे, नमक तक नहीं रखते थे। तो भिक्षुओं को लेकिन अपना शरीर तो जिंदा रखना है, लग्जरी तो नहीं चाहिए भिक्षुओं को, तो शरीर तो लेकिन जिंदा रखना है ना भाई। तो उसके लिए कई बार होता था कि शिल्पी जो ये लोग होते थे ना, शिल्पियों के समूह, जिन्हें श्रेणी कह रहे हैं, समान शिल्प वाले शिल्पियों का समूह, तो ये भिक्षुओं के लिए ना नियमित भोजन का प्रबंध कर देते थे कि भाई आप लोगों को तो एक टाइम खाना होता है, चलिए एक टाइम का भोजन हमारे श्रेणी से आपको नियमित रूप से जाता रहेगा। और जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं जरा बताइएगा तो, देखूं कितना याद है आप लोगों को जातक कथाएं। और ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जातक कथाएं सुत्त पिटक के किस भाग में है और कुल कितनी जातक कथाएं हैं और इसका मतलब क्या होता है। अधिकांश जातक कथाएं किस क्षेत्र में रची गई थी? तो जातक कथाओं में राजा के साथ 18 गिल्ड यानी कि श्रेणियों का उल्लेख है। मतलब यह बताया जा रहा है कि कुल 18 अलग अलग व्यवसाय या शिल्प की श्रेणियां हैं जिनका राजा के साथ बड़ा महत्वपूर्ण संबंध होता था। क्योंकि राजा यद्यपि की राजनीति के विषय देख रहा है, परंतु अर्थव्यवस्था के बिना राजा भी राजा नहीं रह जाएगा, क्या ही कर लेगा। तो राजा और व्यापारियों के बीच में संबंध अति महत्वपूर्ण होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और वो आज भी होता है, वो जरूरी होता है कि मंत्री और ये सारे लोग मिलजुल करके उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के साथ मिलजुल करके सही प्रकार से कार्य करें ताकि देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े। ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का आप समर्थन कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, जो भी आपको आपके टेम्परामेंट, आपकी विचारधारा के हिसाब से हो। ठीक है ना। लेकिन व्यवसाय, वाणिज्य व्यवसाय तो ये बहुत जरूरी होता है, शिल्प बहुत जरूरी होता है, इससे तो हम और आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप समाजवादी व्यवस्था के समर्थक हो सकते हैं, आप पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक हो सकते हैं, और हमारी और आपकी अलग अलग सबकी विचारधाराएं होती हैं। लेकिन उस समय 18 श्रेणी है, इस बात पे मतभिन्नता नहीं हो सकती है, इसके आपको मानना ही पड़ेगा भाई के 18 श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। और इसी समय इन इन साहित्य में भी बताया जा रहा है कि जो सिक्के हैं ना, सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों का अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे पण, ठीक है, प अड़ा, पण या कारशापण, मशक और कांकड़ीय। तो पण या कारशापण, मशक या फिर और या नहीं और कांकड़ीय। तो पण या कारशापण, मशक और
कांकड़ी, ये मूल रूप से मौर्य काल में चलते थे, मौर्य काल में। और पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको याद होगा कि यहां से जब कारवां आगे बढ़ता है मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में आते आते सोने के सिक्के भी चलने लगते हैं। और भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन कराने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? हिंद यूनानियों को जाता है। जबकि शुद्धतम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे कुषाण राजवंश के राजाओं ने, जैसे कनिष्का, विमा कैडफाइसस, कुजुल तो नहीं, विमा कैडफाइसस, कनिष्का, इन लोगों ने जारी किया। तो सबसे पहले पहल भारत में स्वर्ण सिक्के प्रचलित कराने का इंट्रोड्यूस किया था, छापा नहीं, इंट्रोड्यूस किया, वो हिंद यवन थे। और शुद्धतम स्वर्ण सिक्के छापे कुषाणों ने। और सबसे बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के किस राजवंश के लोगों ने छापे? गुप्त राजवंश के लोगों ने छापे। तो मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में तो ये आहत सिक्के हमें मिलते हैं, आहत घायल सिक्के। लेकिन इसके आगे जब ये कारवां बढ़ता है तो हमें स्वर्ण सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। चांदी के तो मिल ही रहे, चांदी, तांबा, निकल, लेकिन सोने के सिक्के फिर बड़ी संख्या में प्रचलन में आ जाते हैं। तो यहां एक बात और ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं है, लेकिन मौर्योत्तर काल में हमें बड़ी संख्या में और अच्छे और शुद्ध स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन मिलता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि कुषाण राजवंश के समय में भारत का सुदूरवर्ती रोम के साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध था। और इसके पहले हम लोगों ने जब पढ़ा था सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ, तो प्रारंभिक जो राज्य थे तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में, चेर, चोल, पांडे, इन लोगों का भी रोम के साम्राज्य के साथ सुदूरवर्ती व्यापारिक संबंध हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए, श्रेणियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी उस समय की अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधियों में। दरअसल आर्थिक गतिविधियां श्रेणियों पर ही आधारित थी। और इसी वजह से श्रेणी और राजाओं के बीच बड़े महत्वपूर्ण संबंध हुआ करते थे। और श्रेणी का जो हेड होता था, श्रेणी जो, याद है ना आपको, अभी मैंने बताया, एक ही शिल्प समरूप शिल्प का कार्य करने वाले शिल्पियों का समूह। जैसे हाथी दांत पर कार्य कर सजावट का सामान बनाने वाले कारीगर एक साथ, उनका दंतकार की श्रेणी हो जाएगी। बढ़ई की श्रेणी अलग होगी, कुम्हार की श्रेणी अलग होगी, सुनार की श्रेणी अलग होगी। तो जो श्रेणी है ना, श्रेणी का जो अध्यक्ष होता, तो श्रेणी के अध्यक्ष, आमतौर पे अध्यक्ष कौन बनेगा? श्रेणी का जो सीनियर मोस्ट होगा शिल्पी, सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम सदस्य जो होगा श्रेणी का, वही अध्यक्ष बनेगा। तो अध्यक्ष को बोला जाएगा मौर्योत्तर काल में ज्येष्ठक, ज्येष्ठक, या पाली भाषा में जेठक, ज्येष्ठक या जेठक। और ये जेठक राजा के साथ इनका उठना बैठना होता था, है ना। और कई अलग अलग प्रकार के कार्य ये श्रेणियां किया करती थी, अलग अलग प्रकार के कार्य। जैसे इनका आर्थिक कार्य बड़ा महत्वपूर्ण, मूल रूप से तो आर्थिक कार्य ही है ना श्रेणियों का, तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए, अगर आप व्यापारी शिल्पी हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे सामान बनाने के लिए? सबसे पहले तो भाई पैसा चाहिए, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो सबसे पहले पहले आपको किसी भी काम के लिए पैसा चाहिए, तो आप एक फंड बनाएंगे, कोष, कोष बनाएंगे, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब सही है वाला म्यूचुअल फंड नहीं, म्यूचुअल फंड सही है, वो तो इन्वेस्टमेंट वाला मॉडल है। तो यहां पर म्यूचुअल फंड का मतलब कई लोग मिल करके थोड़ा थोड़ा योगदान दे करके म्यूचुअली क्रिएटेड फंड इकट्ठा करेंगे पैसा। जब पैसा आ जाएगा तो
कच्चे सामान बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदना होगा, तो सबसे पहले कच्चे माल की खरीदी होगी। जब कच्चा माल आ जाएगा तब उससे सामान बनना शुरू होगा। तो जब आप कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, जब उस समय मौर्योत्तर काल में शिल्पी लोग कुछ प्रोडक्ट बनाते थे, तो वो गुणवत्ता नियंत्रण भी तो देखेंगे ना कि अच्छा बन रहा है कि नहीं। तो कच्चे माल की खरीद के बाद, कच्चे माल की खरीद और माल और वस्तुओं का गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल किया जाएगा। तो ब्रांडेड चीजों में और जो ब्रांडेड चीजें नहीं हैं उनमें ज्यादा फर्क तो नहीं होता है। बस एक चीज का जरूर फर्क होता है कि क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे रीबॉक के जूते, आप रीबॉक के जूते खरीदिए उसके शोरूम से, ओरिजिनल वाला, या फिर आप खरीदिए रीबूके, नकली वाला। तो रीबॉक और रीबूके में क्या फर्क होगा? स्पेलिंग का तो फर्क होगा ही होगा, गुणवत्ता का थोड़ा सा फर्क होगा कि फिटिंग, क्वालिटी, ये सब चीजें रीबॉक की शानदार होंगी और रीबूके की थोड़ी सी उससे कम होंगी। या फिर एडिडास के कपड़े या उस ट्रैक सूट कपड़े जूते खरीदिए, या आदिदास, कालिदास के भाई आदिदास, उनका खरीदिए, तो थोड़ा सा फर्क हो जाएगा। तो रीबॉक और रीबूके में और एडिडास और आदिदास में यही फर्क है। या बिस्लेरी का पानी आता है जो बॉटल में, और एक नकली वाला आता है बिस्लारी, ठीक है। तो वो अलग हो जाएगा, तो उसका मूल्य कम हो जाएगा थोड़ा सा, और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जो गुणवत्ता नियंत्रण होता है ना, ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। तो आप ब्रांडेड कपड़ों पे भी जा सकते हैं और कम ब्रांडेड, जो ब्रांडेड नहीं है उसको भी पहन सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। बस थोड़ा सा गुणवत्ता नियंत्रण का ही फर्क होता है और कुछ विशेष फर्क नहीं होता है। जैसे आप लोकल लेवल पे जीन्स खरीद लेंगे, पहनने वाला जीन्स लोकल लेवल पे खरीद लेंगे, या फिर आप लेवाई स्ट्रॉस की जीन्स खरीदेंगे, तो दोनों ही कपड़ा तो अरविंद मिल से ही उठाएंगे ना। या बंगलुरु की किसी मिल से कपड़ा लेंगे, लोकल कारीगर भी बंगलुरु की ही मिल से कपड़ा लेगा, बस क्वालिटी का ही फर्क होता है, ठीक है ना। तो लेवाई क्रॉस पहनिए चाहे लोकल वाला, ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन गुणवत्ता का फर्क अवश्य रहेगा, ये तो मानी हुई बात है। और नहीं भी मानेंगे तो हमें क्या ही फर्क पड़ जाता है, हमें तो ये पढ़ाई करनी है, हमें कौन सा जींस खरीदने जाना है, ठीक है। तो कच्चे माल की खरीदी, माल और वस्तुओं का सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, गुणवत्ता नियंत्रण। और भाई देखिए, जब गुणवत्ता नियंत्रण होगा तो मूल्य निर्धारण में मूल्य थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। तो कच्चे माल की खरीदी, सबसे पहला म्यूचुअल क्रिएटेड फंड, कच्चे माल की खरीदी होगी। और जब कच्चे माल खरीद लेंगे तो उससे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करेंगे ना, प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज होगी, तो गुणवत्ता नियंत्रण करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल। फिर जब ये सब बना लेंगे प्रोडक्ट, तो मूल्य निर्धारण करना पड़ेगा कि कितना मूल्य रखा जाए कि बिक जाए, रीजनेबल, तार्किक होना चाहिए मूल्य, तार्किक होना चाहिए, ठीक है। फिर जब मूल्य निर्धारण हो गया तो अब बेचना है। तो बेचने के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको बेचना है, बाजार में ले जाना है, तो कहां पर आप दुकान लगाएं, कहां पर दुकान लगाया जाए। तो मौर्योत्तर काल में बड़ा ध्यान रखा जा रहा है इस बात का कि कहां पर दुकान लगाया जाए। बाजार में एक कोना अतरा पकड़ के बैठ गए, वहां बिकबे नहीं करेगा, और एकदम चौराहे के या तिराहे के पास में एकदम शोरूम, चकाचक शोरूम है, तो भाई देख के ही मजा आता है कि चलो जरा घुस के देखते हैं। ये बात अलग है कि आम आदमी जितनी तेजी से घुसता है उतनी दुगनी तेजी से वापस भी तो आ जाता है। लेकिन जिनके पास है संसाधन, पैसे, वो आराम से अपना खरीदी कर लेते हैं, बढ़िया। तो बाजार स्थान, मूल्य नियंत्रण, इसके अलावा जो ये श्रेणियां होती थी ना, ये ऋण भी, शादी वगैरह के दूसरे कामों के लिए ऋण भी देती थी कि आपको लोन उधारी चाहिए तो आप श्रेणी के पास जाइए, श्रेणी आपको उधारी दे देगी, ब्याज तो लेगी ही लेगी भाई, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास ज्यादा पैसा हो मौर्योत्तर काल में, तो मौर्योत्तर काल में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता था वो अपने पैसे का एक हिस्सा श्रेणी के पास दे देती थी। जैसे आज के जमाने में बैंक में एफडी करते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट, तो फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो प्रति वर्ष के हिसाब से बैंक आपको 7-7.5% का ब्याज देता है। जैसे 1 लाख आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए, तो एक साल के बाद आपका 1 लाख पे 7,500 और जुड़ जाएगा, तो 1 लाख 7,500 हो जाएगा। तो सावधि जमा इसको बोलते हैं ना,
फिक्स डिपॉजिट, अवधि के साथ जमा, 1 साल, 5 साल, 4 साल, 6, 7 साल, तो जमा अगर है तो ब्याज मिलता है। तो इसी तरह से मौर्योत्तर काल में जब आपके पास अधिक संसाधन, अधिक पैसे हो, तो जमा पर आपको जमा कर दीजिए। हजार, मान लीजिए 1000 कारशापण जमा कर दिया या सोने के सिक्के में जमा कर दिया कुछ, तो आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो ये प्रति माह लगभग 0.75%, मान लीजिए 1%, प्रति माह 1% के हिसाब से ये लोग अच्छा खासा ब्याज दे देते थे। फिर श्रेणियां अपना प्रशासनिक कार्य करती थी, अपने सदस्यों पर, उनका श्रेणी के सदस्यों पर नियंत्रण रहेगा। नियंत्रण तो करना पड़ेगा ना भाई, श्रेणी के सदस्यों पर नियंत्रण तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन तो हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे सेना हो, चाहे सैनिक हो या विद्यार्थी हो, डिसिप्लिन अत्यधिक महत्वपूर्ण बात होती है। और बिना डिसिप्लिन के बड़ी उपलब्धियां हासिल आप नहीं कर सकते हैं। तो सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई सदस्य श्रेणी का है और कुछ गड़बड़ काम करता है, गलत काम करता है, तो उसको दंडित करने का अधिकार भी श्रेणी के पास होगा। श्रेणी प्रमुख उसको, जेठक जो होगा, उसको दंडित भी करेगा। हां, इतना रहेगा कि वो कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकता, मतलब मृत्यु दंड नहीं दे पाएगा। बाकी छोटे मोटे दंड दे सकता है, क्योंकि मृत्यु दंड देने का अधिकार मौर्योत्तर मौर्य काल में ये राजाओं के पास सुरक्षित होता था, उनका संप्रभु अधिकार होता था। अब व्यापार के उचित संचालन के लिए नियम कानून बनाने पड़ेंगे। तो गिल्ड अपने अपने गिल्ड या श्रेणी अपने श्रेणी को चलाने के लिए तरह तरह के अपने नियम बनाएगी, ठीक है। और अपने श्रेणी के, गिल्ड या श्रेणी के सदस्यों के हितों की भी तो रक्षा की जाएगी ना। हित की रक्षा करना बहुत ज्यादा जरूरी, इंटरेस्ट की। नए सदस्य जब श्रेणी में सम्मिलित होंगे, तो नए सदस्यों को पुराने सदस्य क्या करते रहेंगे, ट्रेनिंग देते रहेंगे, प्रशिक्षित करते रहेंगे, वरना वो शिल्प कला लुप्त हो जाएगी ना, समाप्त हो जाएगी। तो प्रशिक्षण चलता रहेगा। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण शिविर सत्र का आयोजन किया जाएगा, और स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम, कि स्किल को और कैसे निखारा जाए, तो कौशल संवर्धन कार्यक्रम किया जाएगा स्किल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, श्रेणियां कुछ जैसे आज के जमाने में होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें टाटास बहुत आगे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। बाकी औद्योगिक घराने तो कम ही करते हैं, लेकिन टाटा हमारे यहाँ जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं। और जब भी देश को जरूरत होती है, तो सबसे पहले टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा सन्स के लोग, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, इनके लोग आगे बढ़ते हैं और देश की सेवा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं, या मुसीबत से बाहर निकालने में भी। तो उस जमाने में भी श्रेणियों के कई सारे सामाजिक और धर्मार्थ कार्य हुआ करते थे। तो सामाजिक कार्य और धर्मार्थ कार्य भी चलते रहते थे। जैसे जलाशय बना देना, पानी की टंकी बना देना। नहीं, बोल आजकल भी लोग देखिए मंदिर में जाते हैं, तो जिनके पास ज्यादा पैसा संसाधन है, वो मंदिर में कुछ रिपेयर करा देंगे, चेयर लगवा देंगे, कुछ कुछ बना देंगे। और वहां पे मान लीजिए किसी आदमी ने वो वाटर टैंक लगवा दिया, पानी की टंकी लगा दी, पानी पीने के लिए वाटर कूलर लगा दिया, तो लोग लिखवा देते हैं ना कि इस प्याऊ, प्याऊ मतलब वो पानी पीने वाला, इस प्याऊ का, इस वाटर कूलर का निर्माण मैंने अपने स्वर्गीय परदादा जी की स्मृति में कराया है। मैं इस फलाने गांव का ढवाके निवासी हूं, ऐसे करके लोग बता देते हैं अपने बारे में भी। तो जलाशय, पानी, मंदिरों के लिए दान दक्षिणा देना, उद्यान, बाग बगीचे, उद्यान लगवाना। और इस सबसे विशेष बात है कि विधवाओं की सहायता करना, क्योंकि उनका देखभाल भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, जिनके पास कोई नहीं है। और जिनका कोई नहीं होता था उस जमाने में, उनका श्रेणी होता था। जिनका कोई नहीं, उसका भगवान है यारो, खुदा है यारो। लेकिन उस जमाने में श्रेणियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो ये आहत सिक्के, इसके बारे में हमने पढ़ा। आहत सिक्के तो देखिए मौर्य काल में विशेष तौर पे, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मौर्य काल में विशेष तौर पे आहत सिक्के चला करते थे। ये रहे आहत सिक्के, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आज भी मैंने आपको याद दिलाया। और मौर्योत्तर काल की हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं, जो हमारा चैप्टर है मौर्योत्तर काल। तो जब हम मौर्योत्तर काल में होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में आहत सिक्कों का प्रचलन खत्म हो रहा होता है, और उन्हें मौर्योत्तर काल में
आहत सिक्कों का प्रचलन समाप्त हो रहा है और स्वर्ण, चांदी, तांबा, शीशा, पोटिन, निकल आदि के सिक्के चलने लगे थे। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि आकृति युक्त और लेख युक्त सांचे में ढले सिक्के सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक्स ने चलाया था। और इंडो ग्रीक्स ही पहले लोग थे जिन्होंने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन, छापने की बात नहीं कह रहा हूं, प्रचलन कराया था। और छापा तो सबसे पहले कुषाणों ने था, और कुषाणों ने ही सबसे पहले शुद्धतम स्वर्ण सिक्के मौर्योत्तर काल में भारत में चलाए थे। तो जो पंचमार्क कॉइन्स थे ना, वो धातु पिघलाकर चादर बना के काटा जाता था ठप्पा ठप्पा मार के। लेकिन मौर्योत्तर काल में ना जो सिक्के बनाए गए वो सांचे में ढले सिक्के, धातु पिघलाकर आकार दिया जाता था, सांचे में ढले, सांचे में ढले सिक्के होते थे, क्या ना, मोल्ड पर उकेरा जाता था। ठीक, तो इन्हें डाई स्ट्रक कॉइन कहा जाता था, सांचे में ढले सिक्के। तो मौर्योत्तर काल में बड़ी संख्या में सोने, चांदी, तांबे, शीशा, लेड, पोटिन जैसे, सातवाहनों ने कैसे चलाए? सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलाए, उन्होंने सोने के सिक्कों, सोने का प्रयोग, स्वर्ण गोल्ड का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया, रिजर्व करके रखा। तो वो इसके अलावा चांदी, तांबा, शीशा, पोटिन आदि के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। चांदी, तांबा, शीशा, पोटिन के सिक्के चलाते थे। स्वर्ण का इस्तेमाल उन्होंने बहुमूल्य धातु के रूप में किया था, नई स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। लेकिन अर्थव्यवस्था में पहले से तो स्वर्ण सिक्के चल ही रहते ना। तो मौर्योत्तर काल में जो स्वर्ण सिक्के थे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो सांचे में ढले सिक्के थे। और मौर्योत्तर काल में ही सिक्कों पर आकृति उकेरी जाने लगी, उन पे लेख लिखा जाने लगा। तो हमें सिक्के जारी करने वालों के विषय में भी जानकारी, राजाओं के विषय में भी जानकारी मिलने लगी। और चूंकि सिक्कों पर देवी देवताओं और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह उकेरे जाने लगे, तो और भी जानकारियां धर्म या राजा के विषय में, धर्म के विषय में, उनके विश्वास, उनकी परंपराओं के विषय में भी सिक्कों से बड़ी ढेर सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। और शासक का नाम वाला, कि राजा का नाम भी लिखा हो और राजा की फोटो, फोटो का मतलब यहां पे इमेज से है, इमेज भी बनी हो और उसमें दो दो भाषाएं, दो दो लिपियां में भी लेख लिखा हो, तो ये तो सबसे पहले हिंद यवनों ने चलाए। और आपको याद होगा कि हिंद यवनों ने, जो इंडो ग्रीक्स ने जो सिक्के चलाए, उन्हें ड्रेकम, द्रकम, स्टेटर, द्रकम, हिमी द्रकम, डाई द्रकम आदि नाम दिया गया था। ठीक है ना। और ये हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में और उत्तर पूर्व में सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है ना, पहले व्यक्ति थे। तो हिंद यवनों ने हिंदुकुश पर्वत के उस तरफ, अफगानिस्तान के उस तरफ, अपनी तरफ सोने, चांदी, तांबा, निकल आदि के सिक्के चलाते थे। हिंद यवनों ने भारत में स्वर्ण सिक्के छापे नहीं, प्रचलित कराया, लेकर के आए, प्रचलन में लाए के। और इनके सिक्कों पर यूनानी देवी देवताओं, क्या ना, अब यूनानी देवी देवताओं की आकृतियां भी उकेरी गई। तो सामने वाले भाग पे फ्रंट जो ऑबवर्स बोलते हैं उसको, ऑबवर्स वाले भाग पे तो राजा अपना इमेज और लिखवा दिया, अपना नाम वगैरह, और रिवर्स वाले, पीछे वाले भाग में देवी देवताओं की आकृतियां और उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। तो कई कई सारी बड़ी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। और फिर कुषाण लोग होते हैं, तो कुषाण शासक बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में कह लीजिए स्वर्ण सिक्के जारी करते हैं। और कुषाण शासकों, मौर्योत्तर काल में कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के शुद्धतम स्वर्ण सिक्के थे। और ये शुद्धतम स्वर्ण सिक्के जो थे, इनका प्रयोग
रोम साम्राज्य के साथ सुदूरवर्ती व्यापारिक लेन देन में या स्थानीय स्तर पर जो हेवी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड होता है उसमें किया जाता था। तो कुषाण शासकों ने जब स्वर्ण सिक्के जारी किए तो इन्होंने रोम साम्राज्य के सिक्कों के तर्ज पर ही उसी तरह की शुद्धता, उसी तरह का वजन भार, ताकि लेन देन में आसानी हो सके, है ना। तो और ये बड़े शुद्ध थे, और इसमें देखिए हमें चूंकि ये सोने के सिक्के बड़ी संख्या में अगर जारी हो रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था बड़ी फल फूल रही है, बड़ी मजबूत स्थिति में जा रही है अर्थव्यवस्था। ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जा रही है कि अगर बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के हैं तो अर्थव्यवस्था बड़ी दमदार स्थिति में है, ये पता चल जाता है। और इससे राजाओं के विषय में, उनके धार्मिक विश्वास और परंपराओं के विषय में पता चल जाता है। जैसे मध्य एशियाई संपर्क एवं इसके परिणाम वाले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कुषाण राजा जो वीमा कैडफाइसस है उसके सिक्कों पे त्रिशूल और नंदी जी की आकृतियां मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि या तो वह शैव धर्म से बहुत अत्यधिक प्रभावित था या शैव हो ही गया था। उसी प्रकार से कनिष्क होते हैं, कुषाण वंश के कनिष्क, जिनके सिक्कों पे BODDO बोड्डो और ये गांधार शैली में महात्मा बुद्ध की आकृति उकेरी गई। तो इससे पता चलता है कि कनिष्क हो ना हो, या तो बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रेरित थे, जो कि थे ही थे, और यह भी हो सकता है कि वो बौद्ध ही हो गए हों। और इसको और कनिष्क के बारे में हम ये भी जानते हैं, लगा तो ये भी बता दूं कि वो चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध परिषद का संरक्षण भी करते थे, और उन्होंने ही किया था चौथी बौद्ध संगीति का संरक्षण, जो कश्मीर के कुंडल फॉरेस्ट में 78 ईस्वी में बुलाई गई थी, और जहां बौद्ध धर्म दो स्पष्ट संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। ठीक है। और अन्य अन्य राजवंशों के भी सिक्के चले। अब देखिए हम ये भी देखते हैं कि सातवाहनों ने, मैंने आपको अभी बताया कि सातवाहनों ने ना, इन्होंने सोने के सिक्के तो नहीं जारी किए, लेकिन चांदी, सीसा, पोर्टिन के सिक्के जारी किए। सोने का इस्तेमाल एक कीमती धातु के रूप में किया और प्रचलन नहीं किया। और इनके अलावा जो छोटे छोटे कबीलाई राजा थे ना, ट्राइबल ओलिगार्कीज, कबीलाई संघ, वो भी अपने सिक्के जारी किया करते थे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, हरियाणा और पंजाब में आज से 2000 साल पहले प्रथम शताब्दी में हरियाणा में यौधेय ट्राइबल ओलिगार्कीज कुलीन तंत्र होता था, और उन्होंने भी अपने सिक्के जारी किए थे। यद्यपि कि जाहिर सी बात है उनकी गुणवत्ता उस स्तर की तो नहीं होगी जैसे कुषाण और अन्य राजाओं की थी। और देखिए मौर्योत्तर काल के बाद अभी हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे गुप्त काल, तो वहां पर फिर से इस बारे में हम लोग और विस्तृत अध्ययन कर लेंगे गुप्त काल के विषय में, कि गुप्त राजाओं ने जो मौर्योत्तर काल में जो सपोर्ट मिला था, आर्थिक आर्थिक आधार तैयार हुआ था, उसी के आर्थिक आधार पर फिर गुप्त काल और तेजी से और बड़े सशक्त तरीके से आगे बढ़ता है। तो मौर्योत्तर काल की जितनी भी गतिविधियां हैं, शिल्प, व्यापार आदि आदि की, वो सब हमें नजर आ रही हैं। कहां, किधर नजर आ रही हैं? वो सब कुछ गुप्त काल में जाकर के और ज्यादा लहलहाती अवस्था में होंगी। तो गुप्त काल के राजा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, ये बड़ी शानदार और बहुत बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करेंगे। तो सर्वाधिक संख्या में, प्राचीन भारत में सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय गुप्त राजवंश के राजाओं को जाता है। लेकिन गुप्त राजवंश, यहां के आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब मौर्योत्तर काल को हम डिसकंटिन्यू करते हैं कि यहां के बाद अब गुप्त काल शुरू होता है। तो जब गुप्त काल आ जाएगा तो उसका हम लोग अलग से आ ही गया कि हम लोग तो मौर्योत्तर काल के शिल्प, व्यवसाय आदि के विषय में अध्ययन कर रहे थे। अब हम यहां के आगे कहां एंटर कर जाएंगे? अब हम यहां के आगे एंटर कर जाएंगे गुप्त काल, और फिर हम गुप्त काल पर विशेष अध्ययन करेंगे। और गुप्त काल से संबंधित 2 अध्याय प्रोफेसर रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत में दिए हुए हैं। तो हम वहां पहुंच जाएंगे कि अब गुप्त काल का अध्ययन 2 चैप्टर को एक साथ हम जोड़ेंगे और एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उससे संबंधित दो चैप्टर है। तो आज के लिए इतना काफी है।
ठीक है, तो ये एक छोटा चैप्टर था, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में था एक्चुअली। तो कॉन्टिन्यूटी में था तो इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लगा हमें आज। और इसी इसी कॉन्टिन्यूटी में ही फिर गुप्त साम्राज्य आएगा, और फिर उसमें भी फिर शिल्प, व्यवसाय, वाणिज्यिक गतिविधियां, ये इसी के कॉन्टिन्यूटी में चलेंगी। तो इसी को हम लोग फिर आगे के डिस्कशन में आगे बढ़ा लेंगे। पहले ये पढ़ेंगे कि गुप्त राजवंश की स्थापना कैसे हुई, उनके शासकों के विषय में, उनकी उपलब्धियां, और फिर उसके बाद उनका प्रशासनिक संरचना, और तब उनका व्यापार वाणिज्य वगैरह का अध्ययन करेंगे। तो सीक्वेंस तो यही रहेगा, जो प्रथम नगरीकरण, फिर द्वितीय नगरीकरण, फिर उसके आगे का ये जो आज हमने पढ़ा, फिर इसके आगे गुप्त और गुप्तोत्तर काल की बातें करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा।